नमस्कार, मेरा नाम है आयुष तिवारी। स्वागत है आपका वॉक्सी टॉक्सी के संवाद शिखर में। संवाद में आज है हमारे साथ बेहद खास मेहमान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सर, अभी सुबह हमने आपका पोस्टर रिलीज किया। चूँकि आप सत्ता पक्ष के रूलिंग पार्टी के एक मंत्री हैं, जाने माने चेहरे हैं, फिर उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजधानी लखनऊ में भी आपका आवास है, तो कई सारे सवाल हमारे पास आए कि हम मोहसिन रजा की निजी ज़िंदगी से लेकर आज जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इससे रिलेटेड हम आपसे काफ़ी कुछ जान सके, अपने दर्शकों को बता सके। सर, पहला सवाल मेरे पास एक आया, एक दर्शक ने हमारे पूछा हुआ है कि मोहसिन रजा क्रिकेट की दुनिया से जो है सियासत की दुनिया में एंट्री की, क्या प्रेरणा थी सियासत में दाखिल होने की? और उत्तर प्रदेश में जब राजनीतिक सफ़र आपने शुरू किया तो क्या किसी व्यक्ति विशेष की प्रेरणा थी या आपके मन में छात्र राजनीति के दौरान ये कुछ पनपा? तो अगर आप इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता सकें। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आपसे ये प्रश्न पूछा, क्योंकि हर आदमी जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में अगर कोई हमारे बीच का व्यक्ति मंत्री है तो उसके बारे में माजी का भी, पास्ट का भी पता होना चाहिए कि कैसे आप आए। आपने सवाल किया, इसका जवाब यह है कि मैं देश के प्रति हमेशा मोहब्बत रखता हूं। अपने देश के लिए ही मैं खेलना चाहता था, देश के लिए ही मैं मरना मिटना चाहता था। तो जब मैं उस ज़माने में क्रिकेट खेलता था तो मैं देखता था कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम कहीं पर भी जाती थी तो अगर कभी कभार एक आध मैच जीत जाती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जो जब 83 में हम वर्ल्ड कप जीते तो लगा हम हिंदुस्तान हमारा जीत गया। रातों में जश्न हुआ, रात का टाइम था जब जीत हासिल की थी भारत की टीम ने, रात का लगभग 1 बज रहा था या 83 की बात है। तो हम लोग उस ज़माने में बहुत खुश हुए। तो अपने अंदर एक ये धारणा थी कि हमें भी जिस तरह से हमारे ये हीरोज़ वहाँ पर मैदान पर खड़े हैं और तिरंगा लेकर लहरा रहे हैं, लंदन के ज़मीन पर भारत का तिरंगा लहर रहा था, तो वो जज्बा मेरे अंदर था। तो मैं देश के लिए ही खेलने के लिए निकला था। और यहाँ जब मैं उत्तर प्रदेश में आया, स्पोर्ट्स कॉलेज में पापा एडमिशन करा गए, फिर यूनिवर्सिटी वगैरह में जाता था तो वहाँ पे छात्र संघ के चुनाव वगैरह कभी हो रहे होते थे और बीच में हम लोग कभी मैदान में मैच खेल रहे होते थे, वो नेतागण आकर हम लोगों से मिलते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ करना चाहते थे। तो वो एक तालमेल बनता चला गया। हमारे दोस्त यार तमाम जो छात्र राजनीति से निकल कर आए, बड़े बड़े नाम हुए, देश में उन्होंने नाम पैदा किया, संसद में गए, विधायकी में आए, और वो छात्र यूनियन से ही निकले हुए लोग थे और हम लोग भी जाते थे वहाँ पर क्रिकेट खेलने। तो उन सबसे बड़ा अच्छा संपर्क और संवाद था। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि अब एक समय आ रहा है कि धीरे धीरे मुझे देश के लिए कुछ करना ही है, तो क्रिकेट एक एज फैक्टर आता है। लेकिन जब आप राजनीति में कदम रखते हैं तो 50 साल और 60 साल का व्यक्ति राजनीति में नौजवान इसलिए होता है कि उसके पास अनुभव हो पाता है थोड़ा सा। क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनसे मुझे रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और बताना चाहूँगा कि मुझे राजनीतिक प्रेरणा जो मिली और जो जज्बा हमारे अंदर था पहले से, उसमें और निखार क्यों आ गया और क्यों मैं राजनीति में आ गया, इसके लिए मैं अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद करूँगा कि मैं उनके कई संबोधन सुने मैंने अपने क्रिकेट खेलने के दौरान। जब यहाँ से वो चुनाव लड़ने आए तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलने के लिए गया था, यहीं मीराबाई मार्ग के गेस्ट हाउस में। सर, अटल जी से आप काफ़ी प्रभावित भी रहे, मैंने जहाँ तक आपके व्यक्तिगत जीवन में पढ़ा। तो सर, एक इसी से रिलेटेड सवाल कि अटल अडवाणी उस जमाने में एक मानी जोड़ी थी और आज भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं। तो आप क्या उस फैक्टर को, मतलब अटल अडवाणी फैक्टर को नाम मोदी और योगी फैक्टर, मोहसिन रजा, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं, जिनसे हम प्रेरणा प्रभावित होकर आते हैं, मैंने कहा ना कि मुझे इंस्पिरेशन अगर किसी ने दिया, मोटिवेशन किसी ने दिया, मैं तो उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ, अटल जी को। क्योंकि मैं उनके साथ में, जैसे आपसे बैठकर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बैठकर, उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया। मेरा एक दोस्त था, मैं और वो साथ साथ जाते थे, वो मुझे मीराबाई मार्ग वाले गेस्ट हाउस में बाकायदा समय देते थे और मुझसे कहते थे कि आप जैसे नौजवानों को भाजपा में आना चाहिए। तो मैं पूछता था कि सर, मैं तो आपसे प्रभावित होकर, आपके विचारों से प्रभावित होकर आपसे मिलने आता हूं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता था, पूरा देश करता है, दुनिया करती है, और मैं तो उनसे बहुत ही प्रभावित था, उनके विचारों से। तो इसलिए जब मैं उनसे मिलने जाता था तो यही उठाते थे। तो मैं कहता था कुछ चीज़ें हैं जो मैं सोचता हूँ, कुछ हम लोगों के समाज को भड़काया जाता है, भाजपा को लेकर, तमाम RSS को लेकर तमाम बातें उठाई जाती हैं, और मैं चूंकि खिलाड़ी हूं और मैं देश के लिए खेलना चाहता हूं और मैं आगे आकर अगर सियासत में भी आऊँगा तो मैं राष्ट्र के लिए करना चाहता हूं, राष्ट्र के लिए, मेरा देश के लिए समर्पण होगा। और उसी दृष्टि से मैं आज आपके सामने
भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य बना या मैं भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव मेंबर बना, इसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमें प्यार और उनका स्नेह था। उन्होंने जो मुझे बताया था उन सब बातों को लेकर मैं अपने समाज को बताता हूँ। उन्होंने एक बात मुझे बताई थी कि आप जब अपने समाज के लोगों के बीच में जाया कीजिए, ये बात बताया कीजिए, आपके समाज के लोगों को नहीं पता है कि जब मैं फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था, जब वो एक विदेश मंत्री थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग करके एक जो डेलीगेशन बनाया था, जो विदेश गया था, जब गल्फ कंट्रीज के अंदर विकास हो रहा था, सऊदी अरब में, कतर में, दुबई में, ये जितने भी गल्फ कंट्रीज थे, वहाँ पर बहुत तेज़ी से विकास हो रहा था। विकास कार्यों के लिए लेबर, इंजीनियर, डॉक्टर्स, कारपेंटर, पेंटर, ये सारे बुलाए जा रहे थे अलग अलग के एशियन मुल्कों के, जो खास करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो उन्होंने कहा, मैंने ये प्रपोजल रखा था कि अगर हमें जॉब वीज़ाज मिलेंगे विदेश से, तो उन वीज़ाज में हम 80% अल्पसंख्यक के दबे कुचले मुसलमानों के लिए रखेंगे वो वीज़ा। तो 80% मुस्लिम समाज के लोग जो संपन्न हुए आज की तारीख तक, इसमें हमारे ही पार्टी के बहुत बड़े कहना चाहिए योद्धा, जिनकी वजह से हम सब आज जाने जाते हैं, हमारी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। आप अपने समाज की बात कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, तो खैर तब तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इतना मजबूत नहीं थी जिस तरह से आज है। तो आप जहाँ तक अपने समाज के बदलाव की बात कर रहे हैं, प्रगति की बात कर रहे हैं, उन्नति, तो क्यों नहीं करते कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज लागू हो जाए? अब आपने बात उठाई, हम वही बात, आपने जो सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 30 साल कांग्रेस, सपा, बसपा के ही टेबल पर घूमती रही और वही लॉलीपॉप देते रहे हमारे मुस्लिम समाज को। आज अगर आप आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार देखें 6 वर्षों की, तो 6 वर्षों में मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान के सभी लोगों के साथ में जो पात्र थे उनको सबको बहुत कुछ मिला है। लेकिन अगर मुस्लिम समाज की हम बात करें, हमारे समाज की बात करें, तो जितने करोड़ घर आज आवास मुस्लिम समाज के लोगों को मिले हैं, जो पात्र हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, आप तो पत्रकार हैं, आप पता कर सकते हैं, आप पता करके देख लीजिए, करोड़ों की तादाद में गरीब दबे कुचले मुसलमानों को आवास मिले हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना के तहत। ये मोदी सरकार में मिले हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिले हैं। ये काम कांग्रेस ने नहीं किया, ये काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, ये काम बसपा ने नहीं किया। ये तो बेघर करके छोड़ गए थे, हमने तो घर देने का काम किया। कहते हैं उन्होंने, हमने लोहिया, सपा के प्रमुख कहते हैं लोहिया आवास दिया, इंदिरा आवास उन्होंने दिया। तो ये सारे कहा ना, आप उनसे लिस्ट मांग लीजिए ना, और हमारी लिस्ट तो अभी लेटेस्ट हम तो दे रहे हैं आपको। हमने तो करोड़ों की तादाद में दिए हैं, करोड़ों की तादाद में। उन्होंने तो सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा था। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर पूरे देश में हम काम कर रहे हैं। हम मत और मजहब की राजनीति ही नहीं करते, वो तो इनका ही काम था। जो ये लोग थे, मत और मजहब की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सीखिए। सर, एक सवाल जो है उत्तर 17 के चुनाव से लेना चाहूँगा कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए 2017 में, तो मोहसिन रजा का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था। आप जो है उच्च सदन के विधायक हैं इस समय, तो पार्टी ने किसी को, मुस्लिम चेहरे को, किसी को टिकट भी नहीं दिया। सपा प्रमुख ने निशाना साधा कि जो भारतीय जनता पार्टी आज मोहसिन रजा के बारे में बड़ी बड़ी बातें करती, मोहसिन रजा अपने आप को मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा नेता कहते हैं, तो वो तो खुद आज डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपा ने उनको भेजा है, और शायद जो सत्ता पक्ष के आदेश होते हैं वही मोहसिन रजा जो है अपने समुदाय को सुनाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार की कोई भी नीति होती है, उसका काम होता है वो अपने क्षेत्र में उसको अगर भेजा जाता है। मुझे अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्री अगर बनाया गया है और जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो हम नहीं जाएंगे तो क्या उनको भेजा जाएगा जिन्होंने बर्बाद किया था हमारे समाज को? हमको भेजा इसीलिए गया कि हम उनकी बातों को सुने और सरकार तक लाकर पहुंचाएं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देखिए, हमने उनके साथ कितने मौलानाओं को खड़ा कर दिया। इतने मौलानाओं को तो कभी अखिलेश यादव जी ने ऐसे मिलाकर सम्मानित भी नहीं किया होगा ना कांग्रेस ने। वो तो दूर से बैठाल कर बात करते थे, बस खुद ही बन जाते थे मुसलमान, गमछा पहन लिया, टोपी पहन ली, मतलब इनको दूर करते थे, खुद ही मौलाना बन के बैठ जाते थे। हम मौलाना नहीं हैं, हम जनहित की काम करते हैं। हर समुदाय, हर जाति और देशवासियों के लिए हम काम करते हैं। हम किसी विशेष के लिए काम करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे लिए प्रदेश की 23 करोड़ जनता, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। उनका विकास, उनकी सुरक्षा, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने जो बात कही है कि जो टिकट की बात आपने उठाई, उस पर भी मैं जवाब देना चाहूंगा। हम टिकट खाली नाम के लिए नहीं देना चाहते, दिखावे के लिए नहीं देना चाहते। हम जनता से खुद मैंडेट ले लेते हैं। हमें सरकार हमारी बनी, आपने 80 टिकट दिए, बहन जी ने दिए ना 80 टिकट 90, तो 200 टिकट तो दे दिया मुसलमानों को। अब हम कोई तुष्टीकरण की राजनीति तो हम करते नहीं है। हमारे पास कार्यकर्ता, हमारे जैसे करोड़ों,
हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं वो मुसलमान भाजपा में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब जानते हैं। हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, हमारे पास कोई जमीन ऐसी नहीं थी कि मैं वहां चुनाव लड़ने जाऊं। पहले आपके पास अगर वोट बैंक आपका अपना बनाया हुआ क्षेत्र है और टिकट आप मांगेंगे तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी लोकसभा जीत कर आए, 2 बार हमारे शहनवाज साहब लोकसभा से जीत कर आए हैं, तो ये उन्हें पता होना चाहिए। हम तुष्टिकरण की राजनीति, हम तो उस समय जीते हैं चुनाव जब आपने खूब विरोध किया, हमारा जम के विरोध करते थे आप, तब हमारे मुस्लिम कैंडिडेट जीतकर सदन में आए और मंत्री बने, कैबिनेट के मंत्री बने। आप तो इस लायक भी नहीं, आप तो एक ही मंत्री अपना बना पाए पूरे केंद्र में। हमारे तो 2-2, 3-3 मंत्री, आज भी मुख्तार अब्बास नकवी साहब मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर कितने मुस्लिम गवर्नर हैं। ये किसने, ये सबका साथ सबका विकास है कि नहीं है? हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। सर, आपने मुख्यमंत्री जी की बात की। जहाँ तक मैं योगी आदित्यनाथ के बारे में मैंने पढ़ा जाना, तो एक साफ हिंदुत्व कट्टर समाज के प्रति उनकी भावना ऐसी है। तो मोहसिन रजा को क्या आज तक कभी ऐसा महसूस हुआ उनकी कैबिनेट में रहते हुए, सरकार में रहते हुए? अगर उनका निजी स्वभाव आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। मुझे तो लगता है कि अगर मुझे मैक्सिमम टाइम उनके साथ में काम करने का मिले तो मैं सबसे भाग्यशाली और अपने को खुशनसीब समझूंगा, क्योंकि वो एक योगी हैं और योगी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब वो योगी थे तब भी और जब योगी हैं, अगर आप उनको मठ में देखेंगे तो वहां पर भी कोई भेदभाव नहीं है। उनके मठ में हिंदू मुसलमान सब खाना खाते हैं, सबके लिए वो काम करते हैं, सबको दवा दिलाते हैं, सबके घर बनवाते हैं, सबके इलाज कराते हैं। और जब आज उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं तो 23 करोड़ के मुखिया हैं। उन्होंने कभी कोई भेदभाव आज तक किया ही नहीं। अभी आपने देखा कोरोना के दौरान जिस तरह से निकल के वो कम्युनिटी किचन में जाना, लोगों के लिए खाना तैयार कराना, कोई भूखा ना सो जाए, कोई बीमार है उसका इलाज होना चाहिए, खुद निकल रहे थे। लोग डर रहे थे, हम कपड़े लगाकर मुंह पर अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए थे लोगों को सुरक्षित करके कि लोग घरों में बैठे रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुखिया गली गली जाकर, सड़क सड़क जाकर लोगों के लिए ही तो निकल रहे थे। उन्हें क्या नहीं हो सकता था कोरोना? हमें नहीं हो सकता था कोरोना क्या? लेकिन हमारा मुखिया कैसा है ये देखना होगा। और कोरोना काल में उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला है तो हमारे दुश्मन मुल्क भी तारीफ कर रहे हैं। आप और हम छोड़िए, हमारा दुश्मन मुल्क भी तारीफ कर रहा है। सर, आप तारीफ के पुल बांध रहे हैं सरकार की, चूंकि भाई सरकार में मंत्री हैं तो आपका कहना भी लाजिम सी बात है कि आप सरकार की तारीफ करेंगे। लेकिन कहीं कहने में गुरेज नहीं है, पूरे सूबे की कानून व्यवस्था इस समय कटघरे में खड़ी हुई है। कल एक आपके विधायक को, जो रूलिंग पार्टी का विधायक है अलीगढ़ में इगली सीट से, पुलिसकर्मियों ने उसको थाने में पिटाई कर दी। अभी तक आम जनता काफ़ी थी जो विधायक पीटे जाने लगी। देखिए, ये एक जांच का विषय है। आपने जो सवाल उठाया उस पर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया, किसी और ने नहीं संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने संज्ञान ले लिया और तत्काल उस पर कार्रवाई हुई है। और हमने अपराध रोकने के लिए भी जितनी 17 से लेकर अभी तक कार्रवाइयां की हैं उसको लेकर तो विपक्ष बेचैन है, क्योंकि विपक्ष जननी है अपराध की। विपक्ष ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने, तो उत्तर प्रदेश को अपराध की आग में झोंका हुआ है। ये तो पूरे जननी है अपराधियों की। अपराधियों की नर्सरी लगाई किसने उत्तर प्रदेश के अंदर? अपराधियों को महिमा मंडित किया किसने? अपराधियों को नेता बनाया किसने? अपराधियों को मंत्री बनाया किसने? बनाने वाले तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर त्राही त्राही मच गई। किडनैपिंग होना, हत्या होना, बलात्कार होना इनके टाइम में होता था। लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं, आप सवाल करेंगे साहब आप 3.5 साल की सरकार हो गई। अरे भैया, 25 साल जो आपने एक आदत डाल रखी थी कि अपराधी पुलिस को मार रहा है, पुलिस भी पिट रही है और आम आदमी का सड़क पर चलना दूभर है, हमारी कोई बेटी बहन जा रही है उसके कपड़े छीन लिए जाए, उसका जेवर उतार लिया जाए, उसको बलात्कार कर दिया जाए, तो ये भय का माहौल आपने पैदा समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। हमने तो उसको दुरुस्त किया। योगी सरकार के अंदर हमारी पुलिस का इकबाल बढ़ा, सरकार ने दिखा दिया करके। बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी इनकाउंटर में मारे गए। लोगों ने अपने खुद जा जाकर थाने पर रोए हैं अपराधी कि साहब मैं अपराधी हूं, मैं वांटेड हूं, मुझे जेल भेज दिया जाए। आपने सबने दिखाया है, आपने तो जनता को दिखाया है। तो सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? अगर 4 घटनाएं कहीं हो रही हैं तो वो घटनाएं जो हो रही हैं उस पर भी नजर सरकार की बनी हुई है। हम कोई घटना बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक भयमुक्त समाज देकर रहेंगे और भयमुक्त समाज हमने दिया है और विकास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है, किसी को भेदभाव करके हम काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, विपक्ष के पास एजेंडा क्या है? विपक्ष के पास तो एक ही एजेंडा है भाई, तुष्टिकरण की राजनीति कर लो, जातिवाद की राजनीति कर लो। अब तो चूंकि आप देख रहे हैं, अभी आपका सर्वे आया, आपने परसेप्शन देखा, सर्वे में तो फिर भी आप कम दिखा रहे हैं। हम तो फिर मान के चल रहे हैं कि हमने जनता के साथ में जो काम किया है इसका परिणाम 22 में आप देखिएगा, क्योंकि हम भेदभाव की सरकार नहीं चलाते हैं।
सर एनसीआरबी के आंकड़े हैं 17 के बाद सबसे ज़्यादा अगर अपराध कहीं बढ़े हैं तो आज उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। आपने 17 के चुनाव में एक नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा की सरकार। शायद सब कुछ आज है और जो है विपक्ष भी इसको भरपूर निशाना आपके ऊपर साध रहा है कि शायद मुख्यमंत्री जी जो कहते थे कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, आज विकास दुबे का मामला पूरे देश ने देखा कि कैसे वो आदमी जो है 8-8 पुलिसकर्मियों को गोली मार देता है बाद में। तो इस पे मोहसिन रजा साहब का क्या कहना है? अपराधी जो भी हैं उनका इतिहास अगर आप देखेंगे उठाकर, वो उन्हीं के ही पाले हुए हैं, उन्हीं के पाले हुए बड़े किए हुए हैं, जिनको हम जेल भेजने का काम कर रहे हैं। दुर्दांत अपराधियों को हमारी पुलिस इनकाउंटर में मार रही है। तो आप ये कहना बिल्कुल गलत है कि आपने कहा कि हमारे यहाँ जो आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात की है, हमारा सूबा 23 करोड़ का है। अखिलेश यादव जी को बताना चाहते हैं या समाजवादी पार्टी को बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ निष्पक्षता से कार्रवाई होती है। हम एफआईआर लॉन्च करते हैं, छोटी और बड़ी घटना नहीं देखते, एफआईआर लॉन्च करते हैं। एफआईआर का आंकड़ा आप बता रहे हैं, अपराध का आंकड़ा नहीं बता रहे हैं आप। एफआईआर आपको हर उत्तर प्रदेश के नागरिक का राइट है कि वो प्रथम सूचना जाकर दर्ज कराए। हम दर्ज करते हैं, इसलिए आप वो आंकड़ा दिखा रहे हैं, अपराध नहीं दिखा रहे हैं। अपराध है कहाँ उत्तर प्रदेश में? सर बुलंदशहर में घटना हुई परसों अभी जो है कि एक लड़की थी जिसने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया, ऑल इंडिया लेवल पे 3.5 करोड़ 86 लाख की स्कॉलरशिप पाई है। मुस्टंडों ने उसको परेशान करते हुए और मामा के घर जा रही थी वो अपने, और उसका एक्सीडेंट में उसका देहांत हो जाना बहुत दुखद है। पुलिस ने उल्टा कार्रवाई करने के बजाय परिवार वालों पर दबाव बना रही है। इस पे क्या कहेंगे? आज उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं से सर ठीक नहीं दिख रही है। आपका अपना एक सवाल हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। जिसने भी उस घटना को अंजाम दिया है उनके साथ कड़ाई से हमारी पुलिस निपटती है और कार्य करती है। हम पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रखते हैं। हमारा राजनीतिक दबाव आदरणीय योगी जी की सरकार में पुलिस पर कतई नहीं है। पुलिस खुल के काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही पुलिस। कल भी आपने देखा साइबर क्राइम को भी बाकायदा तरीके से निर्देशित कर दिया गया है कि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास करेगा, अगर कोई इस तरह की अनर्गल वीडियो या कोई भी दंगा भड़काने वाली या इस तरह की कोई वीडियो डालेगा, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो हमने तो हर पहलू पर, आप अगर सोशल मीडिया के जरिए कोई ऐसा उन्माद फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने साइबर क्राइम की एक टीम बना कर रखी है, हर जिले में काम कर रही है। तो हमने अपराध से बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं करेंगे, ना हम भ्रष्टाचार से समझौता करेंगे। ठीक है मोहसिन साहब, एनकाउंटर पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन दिनों एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस सुर्खियों में है। अभी 2-3 दिन पहले हनुमान पांडे और राकेश पांडे का एनकाउंटर हुआ। उसके पिता ने बताया मेरा बेटा इलाज करा रहा था हॉस्पिटल में, शनिवार को पुलिस उठाती है 3 बजे और रविवार को उसके ऊपर 1 लाख का मुकदमा मतलब इनाम होता है, और संडे में सोमवार में उसको एनकाउंटर कर दिया। उसी तरह लखनऊ के विवेक तिवारी। हालांकि कई सारे एनकाउंटर अगर अपराधियों के हुए तो कई सारे एनकाउंटर्स ने पुलिस के ऊपर सवाल भी खड़े किए। और अभी हालांकि विकास दुबे वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक आयोग नियुक्त किया है कि उसकी जांच हो। तो इस पे क्या कहेंगे सर कि आप एनकाउंटर कीजिए, मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पूर्ण पालन हो, लेकिन संदेहों के घेरे में पुलिस है, इस पे मोहसिन रजा? हमने ये नहीं कहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराधियों की जगह जेल में, और अगर अपराधी दुर्दांत अपराधी पुलिस के साथ में एनकाउंटर करेंगे, पुलिस पर गोलियां चलाएंगे, तो पुलिस उन पर फूल की वर्षा नहीं करेगी। उनके पास हथियार इसीलिए हैं कि अपराधियों से अपना बचाव करेंगे वो उन्हीं हथियारों के जरिए। और बचाव में अपने अगर सामने से गोली कोई चलाएगा तो सामने से पुलिस हमारी गोली चलाएगी, क्योंकि हम अपनी पुलिस पर गर्व करते हैं, यही सुरक्षित रखती है हमारे प्रदेश को। और जो बात आपने दूसरी करी, तो जहां पर कोई ऐसी भी बातें निकल कर आई हैं हमारे समाज में, या मतलब आमतौर से आम समाज से, कि यहाँ पर कहीं पर हमारे कोई पुलिस कर्मचारी या किसी का नाम आया है, वहां पर उनकी कोई गलती पाई गई है, जांचों उपरांत उन पर भी कार्रवाई की है सरकार ने। हम कहीं द्वेष भावना की राजनीति नहीं करते और हम सबके लिए निष्पक्ष हैं। अगर हमारा कोई अधिकारी है या कर्मचारी है, उसने गलत किया है तो उस पर भी कार्रवाई करते हैं। सर आप हज के मंत्री हैं और अल्पसंख्यक समुदाय देखते। एक सवाल अभी हमारे पास आया कि जो है पिछले साल हज वाले लोगों की सब्सिडी बंद कर दी गई। आप अगर मंत्री जी के पास जाना तो ये सवाल जरूर पूछना कि सब्सिडी क्यों बंद कर दी गई। और दूसरी बात है कि अब की बार हज का कोटा भी नहीं पूरा हुआ, पूरे विश्व में एक पेंडेमिक सिचुएशन है, तो इसका जो विभाग को नुकसान हुआ है, तो क्या अगली बार जो श्रद्धालु होंगे उन्हीं से पूरा कराया जाएगा? अगर इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आश्वस्त कर सकें। अच्छा सवाल किया आपने। और पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अज्ञानता बहुत है हमारे समाज में, क्योंकि जो बात आपने कही सब्सिडी की, आप किसी भी बड़े से बड़े हमारे मुस्लिम धर्मगुरु से जाकर पूछिएगा
क्या हज की सब्सिडी जायज़ है? हज हमारे यहाँ हर व्यक्ति पर जायज़ है तब जब वो दुनिया की सारी ड्यूटीज़ को पूरा कर ले, तब उस पर जायज़ है। बाकी लोग जाते हैं, ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, वो जाएं, लेकिन हमारे यहाँ हज तभी है, तभी हम हज पर तीर्थ पर जा सकते हैं हज करने के लिए जब हम अपनी बेटी की शादी कर चुके हों, मकान का किराया बाकी है, वो दिया नहीं है, हम किराया लेकर उधार लेकर हज करने जा रहे हैं। ईश्वर हमारा अल्लाह जो है दयालु है ना, रहम करने वाला है, दया करने वाला है। तो ये आप किस लिए जा रहे हैं? आप जा रहे हैं अपनी आस्था और उसमें ईमान रखते हैं, तो ये तीरथ आप तब जाएंगे जब सारी ड्यूटीज को निभा लेंगे। और आपने एक बात पूछी कि क्या आप इनसे निकालेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार या और राज्य सरकारें वो एक मैनेजमेंट देखती हैं। खाली हज कमेटी ऑफ इंडिया हज का पैसा जमा कराती है, हज का पैसा अकाउंट में जाता है। अभी जैसे हज नहीं हुआ, मैंने कहा था अब इस बार हज नहीं हुआ है तो आप अपना फॉर्म भरिए, जिनका पैसा हमने लिया था उनका पैसा मैं सूद ब्याज के हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये मोदी जी ने साफ तौर पर बता दिया था हम लोगों को, और हमने ऐलान कर दिया था पहले ही, और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी ऐलान कर दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार हज के पैसे से कोई बिजनेस नहीं, बल्कि सरकार खुद पैसा देती है उनके इंतजामात का। ये जो यहाँ हज कमेटी हज हाउसेज हैं, इनमें पैसा आधा हम देते हैं, आधा केंद्र सरकार देती है। जो हमारे तमाम आजमीन आते हैं जिनको हज पे हम भेजते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था सरकार करती है, खाली एक ही के लिए नहीं करती है, सबके लिए करती है। सर, आप स्पोर्ट्स से आते हैं, मतलब जो है आपने उत्तर प्रदेश के लिए क्रिकेट खेला है, रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। एक क्रिकेट प्रेमी ने हमसे कहा कि आप हमारा सवाल ये जरूर पूछिएगा कि मोहसिन साहब, क्रिकेट के लिए जो आज एक नौजवान युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, आखिरकार आप उत्तर प्रदेश से मंत्री पद का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो स्पोर्ट कोटे के तहत जो आज हमारा खिलाड़ी तैयार हो रहा है, युवा तैयार हो रहा है, तो उसके लिए आपके मन में क्या रणनीतियाँ हैं, आपने क्या सोचा है? मुझे लगता है अब नौजवानों के लिए इतने अवसर प्रदान कर दिए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने। खेलो इंडिया के माध्यम से आपने देखा गली कूचे तक में हम योजनाएं लेकर आए हैं। अगर कोई प्रतिभा है और उस प्रतिभा को ऊपर लाने का काम हम प्रदेश सरकार के द्वारा करते हैं, और प्रदेश सरकार से निकाल कर हम जब भेजते हैं तो देश की सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है। हम भी चाहते हैं कि हमारे इतने बड़े मुल्क में आदरणीय मोदी जी ने खेलो इंडिया के माध्यम से, फिट इंडिया के माध्यम से इतना काम कर दिया है, इतनी योजनाएं हमने लागू कर दी हैं कि नौजवान अगर चाहे तो अब वो मेडल लाकर 5 करोड़ रुपए का हकदार बन सकता है। उसे कुछ नहीं करने की जरूरत है, हम खुद ही उसको सम्मानित करेंगे। इसीलिए व्यवस्थाएं केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी। नहीं सर, खेल की कोई विशेष यूनिट या फिर कोई यूनिवर्सिटी टाइप का, मतलब ऐसा क्या हम बनाने जा रहे हैं? अच्छा सवाल है। हम लखनऊ में या आसपास, नोएडा के आसपास हम लोग बहुत जल्दी ही एक खेल का एक विश्वविद्यालय, खेल यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, और वो अपने आप में दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, और हो सकता है हम इसी सरकार के दौरान उसकी शिलान्यास भी कर दें। सर, कोविड की सिचुएशन चल रही है, आज इस पे सवाल पूछना बिल्कुल लाजमी है, और वास्तव में जो है आज बहुत बुरी स्थिति है समूचे उत्तर प्रदेश में। सर, लोगों को बेड नहीं नसीब हो रहे हैं राजधानी लखनऊ में, जहाँ पे 6 विधायक और 3 मंत्री हैं रूलिंग पार्टी के। एम्बुलेंस में आदमी दम तोड़ देता है, मर जाता है। बेड की तो आप बात छोड़ दीजिए, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही कि हम ये हॉस्पिटल बना रही है, हॉस्पिटल बना रहे, लेकिन हकीकत यही है, चूंकि मैं ग्राउंड जीरो पे गया हूँ, लोगों को बेड नहीं नसीब है। इस पे क्या कहें? देखिए, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, सवाल बहुत से उठते हैं, लेकिन सवालों का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और हमारी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत ईमानदारी के साथ में हम काम कर रहे हैं। हमने पहले से ही तैयारी कर ली थी, हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा बेड्स पूरे यूपी में हमने रखे थे। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि ये जो एक कोरोना का इन्फेक्शन या संक्रमण जो तेज़ी से फैल रहा है, हम जब कोई लॉकडाउन करते हैं तो अलग अलग तरीके की राजनीति लोग करने लगते हैं। जब हम कोई चीज़ के लिए रोकते हैं, मना करते हैं, तो उस पर राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि कैसे जनता को हम सुविधा पहुंचा सकें, कैसे उनकी जीवन को सुरक्षित कर सकें। इसको लेकर आयुष मंत्रालय केंद्र सरकार का हो, उत्तर प्रदेश सरकार का हो, हमने काढ़ा और इस तरह की चीज़ों को लागू किया कि लोगों को दिया जाए। क्योंकि ये एक कोविड-19 कोरोना बहुत पुरानी बीमारी है, आज की नहीं है, लेकिन कोविड-19 जो है ये थोड़ा खतरनाक तरीके का है, बहुत तेजी से लोगों में कम्युनिटी स्प्रेड कर रहा है, हमसे आप में इनसे इसमें जा रहा है। इसीलिए सबको कहा गया है कि आप लोग दूरी बनाकर चलें, अगर भीड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क जरूरी है, सैनिटाइज करें, घर में आए हाथ धोएं, सफाई सुथराई रखें। अब अभी जैसे आप दिखाएंगे तो आप जब फेसबुक पर डालेंगे तो वो कह देंगे मंत्री जी आपने लगाया था। अब हम आप यहाँ बैठे हैं और 2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, इसके लिए नहीं कहा गया है, यह हमने वहां के लिए कहा है, भीड़ वाले इलाकों के लिए कहा है।
इस पर सवाल नहीं करना है। हमारा जहन जो है, जो हमारा दिमाग है, जो सोच है, इसको पॉजिटिव करने की जरूरत है। हर बात को निगेटिव सोच से नहीं देखा जाना चाहिए। हमें सब चीजें बताई गई हैं। मुझे लगता है 6 महीने पूरी दुनिया ने दिखाया है कि कोरोना से कैसे बचना है, और हम और आप अभी बात कर रहे हैं, इसमें भी हम उपाय बता रहे हैं कैसे बचना है। तो बचने के उपाय ढूंढ लीजिए, तो बेड ढूंढने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर है भी तो हम तैयार हैं। हम अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। हमने लाखों लोगों को घर में लाकर वापस किया। जब उस जमाने में जब कोई ट्रेनें नहीं चलाना चाह रहा था, तो केंद्र सरकार ने ट्रेनें चलाई। हमने सारी व्यवस्था की। आदरणीय योगी जी ने कितने शेल्टर होम बनाए, यहां पर लाखों की तादाद में हम 40-50 लाख अपने जो हमारे श्रमिक भाई थे उनको लाकर घर पे भेजा। आज भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को हम खाद्य सामग्री मुफ्त में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पता है आपको, इतना बड़ा कार्य किसी ने ना किया है और ना मुझे लगता है दुनिया में कोई कर पाएगा जितना बड़ा काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने केंद्र से कर दिया है। 80 करोड़ लोगों को देश के राशन पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू से पिछले दिनों हमने बात की इसी मुद्दे पे, जो आप 80 करोड़ वाला बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये यूपीए गवर्नमेंट की जो है एक पॉलिसी है जिसमें खुद हमने प्रावधान किया था 90,000 करोड़ रुपए का। तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी उसी का महिमा मंडन कर रही, वही पॉलिसी नाम बदल के आज जो है लोगों के बीच अपना नाम बता रही। हम उनकी बात का क्या जवाब दें, जिनको 30 साल से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता भूल चुकी है। मुझे लगता है आप तो फिर भी पत्रकारिता में हैं तो जानते भी हैं, वरना आपकी उम्र के और लोग होंगे, उनसे पूछिए कांग्रेस को जानते हैं तो कुछ नहीं जानते हो। कहते हैं कांग्रेस कहाँ, हम तो नहीं जानते, उत्तर प्रदेश में तो देखा नहीं कांग्रेस किधर रहती है। आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में कहीं कांग्रेस दिखाई देती है आपको? और देश से भी जनता ने हटा दिया इसलिए क्योंकि इन्होंने कोई जन कल्याणी काम किए ही नहीं थे। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश जैसे हमारे सूबे के अंदर 30 मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। अभी तक कितने थे? उंगलियों पर गिनते थे आप टिप्स पे। ये कौन ला रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम कौन कर रहा है? एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? ये सड़कें, एक सड़क बना के लोगों ने बड़ी बातें करते रहे, मेरा काम बोलता है, काम बोलता है, काम बोला, भ्रष्टाचार उसमें भी बोला। जो सड़क हम आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं उससे कम पैसे में बना रहे हैं आज की तारीख में हम, जो हमारा 403 किलोमीटर का है। हम उससे ज्यादा लंबा, उससे ज्यादा चौड़ा और कम पैसे में बना रहे हैं आदरणीय योगी जी, क्योंकि हमारे यहां भ्रष्टाचार नहीं है। आपने भ्रष्टाचार किया था और उसके बाद सबने आईना दिखाया, जनता ही ने आईना दिखाया ना प्रदेश की। आप जाइए ना जनता के बीच में, जाकर बताइए ना हमारे कौन से काम पर उंगली उठा सकते हैं आप। सर, भ्रष्टाचार का नाम लिया आपने। बीते दिनों 69,000 शिक्षक भर्ती पूरे देश के सामने, प्रयागराज के एक मंत्री का नाम आया आप ही की सरकार में, एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया आपने। देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोप अलग चीज है। आरोप प्रत्यारोप आपको लगाने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है, लेकिन हमें तो परसेप्शन और हमारा तो रिजल्ट जनता है। आप और विपक्ष अगर कोई आरोप लगा रहा है, उस सवाल को आप हमसे कर रहे हैं, रिजल्ट तो 22 में आपको जनता दे देगी ना अगर हमने ऐसा कुछ किया है। हम तो उसी का इंतजार करिए, परेशान क्यों है? आप घर में मत बैठिए, उनसे कहिए कि घर से निकलें, सड़क पर आए, जिस तरह से आदरणीय योगी जी घर घर और सड़क सड़क जाकर और अस्पतालों में जाकर लोगों की चिंता कर रहे हैं। ऐसे बैठ के सियासत अब नहीं हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति की चिंता करती है। हमारा एक एक कार्यकर्ता गांव गांव में घर घर जाकर कुंडी खटखटा के समस्या पूछता है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अपराध से जो है उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है और मन बना लिया है कि 22 में पुनः हमें मुख्यमंत्री अभी उनको अच्छी तरह से पता है, घर से बाहर निकला करें, लॉन टेनिस खेलते हैं, अपने घर में बड़ा सा कोर्ट बना लिया है। अब जब ये थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब अपने घर में पूर्व मुख्यमंत्री किसी पार्टी का मुखिया जब शाम को टेनिस खेलेगा और देश की जनता बेचारी त्राही त्राही मचा रही थी प्रदेश की, उस समय उनको पूछा नहीं था। तो अभी 19 में भी रिजल्ट उनको मिला था जब दोनों मिल के लड़े थे, और आगे भी 22 में फिर उनसे कहिएगा कि टेनिस ही खेलते रहें। अच्छा है, टेनिस कोर्ट बना लिया है, समय अच्छा कटेगा। जनता को चिंता मत करें, जनता की चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है बल्कि ये जनता की सरकार है। पार्टी हमारी है, हमारी पार्टी को प्यार दिया है प्रदेश नहीं, देश के 18 करोड़ हमारे सदस्यों ने मेहनत की और 130 करोड़ जनता ने हम पर विश्वास किया है।
सर, राम मंदिर का फैसला जब से आया तब से सूबे में मूर्तियों की सियासत जो है बड़ी तेजी है। उधर योगी जी ने भगवान श्री राम की मूर्ति अयोध्या में बनाने का निर्णय किया, तो सपा पीछे कहाँ रहती? तो सपा ने भगवान परशुराम को उसमें खड़ा कर दिया कि हम 108 फीट लंबी कांच की प्रतिमा। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो ने एक दिन बाद तुरंत पीसी बुलाई और कहा कि हम भी पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा बसपा की सरकार बनी तो हम इससे भव्य मूर्ति बनाएंगे। तो और उसके बाद में सर आज राम मंदिर एक दशकों पुराना मामला जो है सुलझ गया। ये 2 सवाल है सर जो है, तो एक रायबरेली के सर मतलब है मूलभूत, और लखनऊ के एक मशहूर शायर है मनोहर राणा साहब, उन्होंने इस पर पेशकश की है कि वहाँ मस्जिद न बना के, मस्जिद रायबरेली में हमारी ज़मीन पड़ी है और वक्त उस पर बना दे, और जो है वहाँ पे राजा दशरथ के नाम पे एक हॉस्पिटल बना दे। इस पे आप क्या कहेंगे? आपने 3 सवाल किए। आस्था और विकास, ये 2 चीज़ें अलग हैं। हमने आस्था के मुद्दे पर हमारे मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में प्रभु श्री राम को लेकर हमने कभी भी ये नहीं कहा। हमने कहा कि जब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से या बाहर बैठकर भी फैसला आएगा, क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दोनों पक्ष बाहर बैठकर फैसला कर लें, तब भी हम राजी थे। हमारी सरकार के लिए हमने एजेंडे में, अपने मैनिफेस्टो में, खासकर संकल्प पत्र में हमने बार बार कहा था कि हम जब भी आएंगे, हम प्राथमिकता पर जैसे ही कोई निर्णय आएगा हम मंदिर बनाकर देंगे। ये हमारी आस्था का विषय है, हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमने हर मैनिफेस्टो में रखा। ये कोई मैनिफेस्टो में अयोध्या मंदिर को दिखा दे तो जो कहिएगा हार जाएंगे, तो इसी ने बात करने का अधिकार है ही नहीं, दोनों को नहीं है। ये आस्था पे विश्वास करने वाले लोग नहीं, इसलिए इनको इस पर अधिकार नहीं है। और जहां तक रही बात परशुराम की, तो सभी में हमारी आस्था है। आप बनाइए, अच्छी बात है, और प्रायश्चित करिए अपनी गलतियों का, कि आपने जो गलतियां की थी उन्हीं से माफी मांग लीजिए। आप प्रभु श्री राम के तो उसमें गए नहीं, इच्छा भी नहीं जताई आपने। मतलब अभी जब हमारे यहाँ भूमि पूजन हो रहा था तो हम तो तब मानते, तब आप इच्छा जता देते कि साहब हमको न्योता नहीं आया, तो हम मान लेते कि आपकी आस्था है। तो इसका मतलब है कि अभी भी कहीं ना कहीं आपके मन में वो पीड़ा है, क्योंकि आपने तो जो किया था वो सन 90 में सबने देखा था, आपके पिताजी की सरकार थी, और सन 90 में आप जैसे नौजवान जो बेचारे जा रहे थे आस्था के लिए प्रभु श्री राम के नारे लगाते हुए, तो उस सरकार ने गोली चलवाई थी और निहत्ते हमारे कारसेवक आस्था के लिए जा रहे थे, दर्शन के लिए जा रहे थे, बुरी तरीके से। तो पार्टी की बुनियाद में हमारे उन शहीद कारसेवकों का खून है, तो ऐसे पर पार्टी जो बनती है तो उसके अंदर आस्था नहीं होती है, उसके अंदर कुछ और होता है। मुनव्वर साहब की पेशकश पे क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो देश में एक बहुत ही गंदे किस्म का माहौल पैदा कर रहे हैं, और वही नहीं पैदा कर रहे हैं, उन जैसे तमाम ऐसे और भी लोग हैं मुस्लिम समाज के, जो चाहे उनका जिनका आपने नाम लिया, या और भी उन जैसे जो लोग बिका करते थे। आपके लिए हम कसीदे पढ़ते थे, आपके लिए हम शायरी करते थे, और आप ही हमको महिमा मंडित करते थे। हम आपसे पैसे पाते थे, मंच पर जाते थे, आपकी तारीफ करते थे, आप उसका हमें पैसा दे देते थे। इस सरकार में ऐसे लोगों की कोई हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है। हम मान सम्मान सबको देंगे, लेकिन ऐसे बिकाऊ लोगों की हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए वो पीड़ा है उनको, और कुछ नहीं है। ये कभी भी इन्होंने हमेशा व्यंग की शायरी की है, देश हित में नहीं की शायरी कभी। अगर देश हित में शायरी की होती तो मैं मान लेता। देश हित में कौन से शेर कहें, बताएं ना, कोई शेर बताएं देश हित में किया हो। ये देश के प्रति नफरत थी, हमेशा व्यंग की शायरी की। जब जब भाजपा की सरकार आई तब तब आपने हमारे ऊपर व्यंग की शायरी की। आपने अयोध्या को लेकर व्यंग की शायरी की, आपने हमें हिंदू और मुसलमानों को लेकर व्यंग की शायरी की। तो क्योंकि आपका मन तो लगा हुआ है पाकिस्तान में, आप आते तो वहीं से हैं, आपका रिश्ता तो वहीं से है। आप यहां कहां बस गए? आपके अंदर पीड़ा तो इसी बात की है। तो अब क्या किया जाए? ये तो राम का देश है, यहां राम राज रहेगा, यहां तालिबानी हुकूमत नहीं आने वाली। इसके लिए वो भूल जाएं। अगर इसकी उम्मीद वो कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि वो कहीं और चले जाएं। अगर उनको वहीं तालिबानी हुकूमत में जाना है, तालिबानी लोगों के बीच में जाना है, तो चले जाए ना, पकड़ में है ना, पड़ोस में चले जाए। सर, एक आखिरी सवाल लेकर कंक्लूड करेंगे कि अभी हाल ही में देश में एक नई शिक्षा नीति KS कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसके आधार पर नई शिक्षा नीति, आप पढ़े लिखे वर्ग से और एक तो यूथ को काफ़ी प्रभावित करने वाले मंत्री हैं, तो इसको लेकर विपक्ष, चूँकि आपने अभी तालिबानी हुकूमत की भी बात की, तो विपक्ष ने कहा ये जो नई शिक्षा नीति आई है ये कहीं ना कहीं RSS का एजेंडा भारत की जनता के ऊपर, भारत के युवा के ऊपर थोपने के लिए है। अगर इस पे आप स्पष्ट करें। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि गर्व करना चाहिए RSS की एक एक कार्यकर्ता पर, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। ये जो लोग आवाज़ उठाते हैं, शर्म करना चाहिए इनको। अगर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी सदस्य के ऊपर ये कोई उंगली उठा रहा है, मुझे बड़ा गर्व होता है।
उन्होंने किस लिए ये संघ बनाया था? ये आरएसएस का आप फुल फॉर्म बताया कीजिए। ये जो कहकर बातें फैलाना, इस तरह की भावना पैदा करना लोगों में, आरएसएस ने जो काम किया है आपके पुरखे नहीं कर सकते, आने वाली नस्लें नहीं कर पाएंगी। ये देश जो आज खड़ा है, देश की ताकत है आरएसएस। आरएसएस के बारे में आप बात करेंगे? आप इसको हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं? अरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम नहीं है क्या? मुसलमान होकर क्या हम आरएसएस के मेंबर नहीं हो सकते क्या? लाखों की तादाद में आरएसएस के मेंबर हैं। बेकार की बातें करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम स्वयं से सेवा करने उतरे। जब हमारे देश को जरूरत थी हमारी, हम खड़े हुए। आप तो राजनीति करने उतरे, आज भी आप राजनीति का एजेंडा साध रहे हैं। कहां की बातें आप करते हैं? और जहां तक शिक्षा नीति की बात आपने की है, तो शिक्षा नीति हमने आगे आने वाले कल के लिए, बच्चों के लिए, जो नया भारत है आदरणीय मोदी जी का, वो दिखाई देगा आपको ये नई शिक्षा नीति के तहत। हम वो काम कर रहे हैं। हम जाहिल नहीं रखना चाहते आपकी तरह, मदरसे बनाकर ठूस दिया, कभी मुख्य धारा में नहीं जोड़ा अल्पसंख्यकों को। हम अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में जोड़ने का आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में और आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं देश में। यह नीति क्यों नहीं आपने बनाई थी? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके जमाने की है, आप हमसे कह रहे हैं हमने तो सब काम कर दिया देश में और आगे भी करेंगे हम। आपने क्या किया था? आपने तो कटोरा हाथ में दे दिया कि जाओ घूमो, और जब हमारा टाइम आएगा टोपी लगा के वोट दे देना। हम आएंगे तुम्हारे यहाँ, गमछा पहन के आएंगे, टोपी लगाएंगे, खजूर खा लेंगे, सारा वोट हमारा हो जाएगा। अब वो भी सब तुमको छोड़ चुके हैं, क्योंकि मोदी जी ने उनको भी स्थापित कर दिया घर देके। तो ये थे हमारे साथ मोहसिन रजा साहब, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बहुत बेबाकी के साथ दिया, सत्ता पक्ष का बिल्कुल मुखर पक्ष रखा और हर एक सवाल का, मैंने कहा ना, बेबाकी से जवाब दिया। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सत्ता पक्ष का धन्यवाद।